एवं सामाजिक संस्था की तरफ से आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और आज दिव्य 5 दिवसीय अवध संध्या के रंग के साथ आपसे मुखातिब है। 5 दिनों तक ये कार्यक्रम विधिवत आपके सामने प्रस्तुत होगा और लगातार इसमें रोज एक नया रंग आप देखेंगे। आज हम लोक रंगों से सरोवर होंगे, तो कल कथक के रंग से, फिर कजरी के रंग से, फिर शुद्ध शास्त्रीय रंग से और साथ ही साथ पुतल कला के रंग से। एक तरह से ये लोक उत्सव के साथ साथ कला का उत्सव है, प्रदर्शन का ही कला का उत्सव। उत्सव इसलिए जरूरी है कि ताकि वो ताजगी, जिसको कहते हैं कि हम लोग हमेशा अपनी जिंदगी में एक चीज की खास तलाश में रहते हैं, वो इस तलाश में रहते हैं कि यार सुकून नहीं मिल रहा है जिंदगी में, सुकून नहीं मिल रहा है जिंदगी में, तो इसलिए हम उत्सव के रंग में रहते हैं। जब कहीं भी किसी भी तरह का उत्सव हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो और चाहे कला का उत्सव हो, तो कहीं ना कहीं हमको फिर से तरोताज़ा करता है और फिर से हमको एक बार वापस अपनी विरासत को देखने की तरफ भी हमारी नज़र जाती है और आगे ये भी सोचते हैं उन्हीं विरासतों को देख देख कि हम आगे कैसे सृजन करें, खासतौर पर कला के क्षेत्र में। और आज का रंग लोक रंगों के साथ जुड़ा हुआ है, लोक नृत्यों के साथ जुड़ा हुआ है। एक शब्द आप लोग, मैं भी बोल रहा हूं, लगातार सुनते भी होंगे, लोक और बाकी शास्त्रीय या और रंग। लोक के साथ खास बात इसलिए लोक बहुत वृहद हो जाता है कि इसमें केवल इस लोक की बात नहीं होती, तीनों लोक एक तरह से जोड़ते हैं। और लोक तभी बनता है बढ़िया कि जो परलोक और पारलौकिक के आसपास, और खासतौर पर जो कला के क्षेत्र में लोक होता है, वो चाहे नृत्य का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे गायन का हो, उसमें खास बात ये होती है कि बंदिश कहीं ना कहीं एक होती है, कहीं ना कहीं उनकी डिमार्किंग लाइन जरूर होती है, लेकिन उसमें एक खास रंग होता है कि हम बंधे भी हैं लेकिन हमें उल्लास भी है, उच्छ्वास भी है। इस रंग के साथ लोक को अक्सर समझा जाता है। दूसरी बात लोक के साथ ये बहुत खास होती है कि हमेशा वो छूट देता है, एक छूट हमेशा आपके सामने रख देता है कि ठीक है, मेरा अंदाज ये है, लेकिन इसमें आप चाहे तो अपनी तरह से प्रयोग के लिए बिल्कुल खुले, और इसीलिए चीजें जुड़ती जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि लोक भाषा हो या लोक कला हो, इन्होंने ही शायद हमारे पूरे इतिहास को सहेजा। लोक भाषाओं में जो बातें कही गई, चाहे वो अवधी हो, भोजपुरी हो, ब्रज हो, मैं उत्तर प्रदेश की ज्यादा बात कर रहा हूं, या और रंगों में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, किसी भी क्षेत्र में लोक भाषाओं को गढ़कर जो बातें कही गई, जो कथाएं कही गई, खासतौर पर वो देखने वाली होती है। खास बात यह है कि अगर हम तक आज भी आला उदल, पृथ्वीराज या ये चंद्र बरदाई के कहे हुए किस्से या और भी बहुत सारे किस्से अगर हम तक पहुंचते हैं तो आल्हा के गायन शैली से पहुंचते हैं। महाभारत की कथा आज तक जिंदा अगर रही है तो ये प्रिंट में तो बाद में आई, लेकिन सबसे पहले इसको पंडवानी में अगर पंडवानी विधा के साथ जोड़ करना कहा गया होता तो नया रंग न बनता। बंगाल का बाउल, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल सूफिज्म के एक अलग बात करता हुआ गायन, या पंजाब की तरफ के हीर डांडी, सूफी डांडी, ये अलग रंग के गायन हैं। और नृत्यों के साथ वही बात जुड़ जाती है कि मैं बंधा हुआ भी हूं, उल्लास में भी हूं, और देखिए रंग भी आपके सामने बिखेर रहा हूं। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसे कला रसिक जिनको मैं आज तकरीबन 30 साल से तो बहुत
अच्छे तरीके से जानता हूं। डॉक्टर अशोक बनर्जी, जो पद उनका इस वक्त है, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश में संयुक्त निदेशक का है, गीत एवं नाट्य विभाग से जुड़े हुए हैं आप, सूचना विभाग के। लेकिन ये तो उनकी एक सामाजिक पहचान है, एक पद के अधिकारी के रूप में। अच्छे अधिकारी वही होते हैं कि जो अपने पद का भी बढ़िया निर्वाह करते हैं और साथ ही साथ अपना जो धर्म है उनका, कि मैं इस पद पर बाद में हूं, पहले मैं तो कला रसिक हूं, पहले मैं एक कलाकार। उसमें मैंने आज उनको देखा कि 30 सालों में तकरीबन हमेशा जब भी मेरी उनकी छुटपुट मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई इधर उधर की पॉलिटिक्स की बात, राजनीतिक बात कभी नहीं की। हमेशा ये चिंतन रहा उनका कि यार अब इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, अब इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। एक लंबे समय तक नाट्य निर्देशक के रूप में आपने काम किया, आपको कबीर सम्मान भी दिया गया, आपको युवा पुरस्कार भी मिला, आपको डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सम्मान भी से भी सम्मानित किया गया, और ना जाने और भी कितने सम्मान आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सारे सम्मानों के बावजूद आदमी में अगर दम्भ ना आए और आदमी में ये रहे कि और बेहतर करूंगा और बेहतर करूंगा, तभी वो व्यक्ति सम्मान के योग्य होता है। और अगर मेरी ये बात सही है तो आप लोग बताइए। मैं डॉक्टर अशोक बनर्जी से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस अवध रंग की संध्या की शुरुआत करें, इस पर्व की शुरुआत करें। और मैं रवि गुप्ता जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनको एस्कॉर्ट करें साथ में, और अनुराग शुक्ला मुझे कहीं दिख रहे थे भी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन में सहयोग करें, क्योंकि आज का जो ये कार्यक्रम दिव्य के अंतर्गत आपके हो रहा है कदम ताल पर। कदम एक पहल, ये उनकी ही संस्था है, अनुराग शुक्ला की। और ये एक मुझे पर्स अभी दिया है संजय ने, इसमें मैंने वोटर आईडी एक मुझे मिला है जिसपे अनामिका श्रीवास्तव का नाम लिखा हुआ है, अंदर है, तो ये उनको आपका है। दीप मैंने इसलिए पब्लिकली दिया कि बिल्कुल हो जाए कि अनामिका श्रीवास्तव का पर्स अनामिका श्रीवास्तव तक पहुंच गया। और मैं संजय त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि शाखा भाई का फूलों से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। शाखा भाई ने एक पत्रिका जो शुरू की थी आज से बहुत पहले, कला वसुधा, उसमें वो विचार लगातार अपने रखते रहे हैं, लेकिन लिखित रूप। मैं चंद विचारों के लिए उनसे अनुरोध करूंगा कि इस वक्त मंच पर 2 शब्द कहें। नमस्कार। मेरे प्रिय मित्र धवल शुक्ला जी, प्रिय संजय त्रिपाठी जी, प्रेक्षागृह में उपस्थित सम्मानीय अभ्यागत, मीडिया बंधु, लोक कलाओं से मैं पिछले 4 दशकों से जुड़ा हुआ हूँ और लोक माध्यम पे ही निरंतर कुछ सीखने का प्रयास करता रहा हूँ। अब तक जो मेरे समझ में आया है, लोक कलाएं हमारे जीवन की उन्मुक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसमें कोई व्याकरण नहीं है। हम जब उल्लास में होते हैं तो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, मैं इन स्थानों पर गया हूँ, रहा हूँ, वहाँ की लोक कलाएँ देखी हैं।
एक नृत्य होता है बैम्बू डांस। आप जरा उसमें उसकी लय और ताल देखिए, ना वो किसी स्कूल से सीखे हुए होते हैं, ना कोई ग्रामर उनको पता है, लेकिन जब उनका मीटर आता है तो इतने स्तंभ पे आता है कि आश्चर्य होता है कि ये ग्रामीण पुरुष और महिलाएं इसको कैसे करते हैं। मेरे भाई नवल ने भी आपको सूफियाना पंजाब का बताया, बंगाल का सूफियाना गायन बाउल बताया। इसी तरह आप साउथ चले जाइए तो चाहे यक्षगान हो, तेलुगुट्टू हो, कोडियाट्टम हो, ये जो शैलियाँ हैं ये लोक से ही उपजी हैं। शास्त्रीयता इसमें बहुत बाद में आई है। जैसे दासी अट्टम मंदिरों का नृत्य है, मंदिरों में दासी लोग अपने आराध्य की पूजा में करती थी। इसी तरह अवध की परंपरा में अगर हम आते हैं तो अगर हम अयोध्या में जाते हैं तो जो आज सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली फेम डांस है कथक, उसका जन्म अयोध्या के मंदिर से ही हुआ है। एक कहावत है कि कथा कहे सो कथिक, वो कथक है। मंदिरों में पुजारी लोग अपने कंधे पे अंगोछे से या पटके से हारमोनियम को बांध के, तबले को बांध के अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र के आराधना में जो भजन, जो पदावलियाँ गाते थे और उसमें जो भाव, जो लास्य का उनका प्रचलन वहाँ पे होता था, वो देखने योग्य है। और क्योंकि कथक भाव प्रधान नृत्य ही है, लेकिन आया वो लोकमानस से ही पहले। हो कोई भी कलाएँ पहले लोक में ही जन्म लेती हैं, उसके बाद भी उसका कोई व्याकरण होता है, कोई शास्त्र होता है। मैं दिव्य सामाजिक शैक्षणिक संस्थान के इस 5 दिवसीय कार्यक्रम की पूरी सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाखा भाई। और एकदम से शाखा भाई ने जगा दिया कुछ पुरानी स्मृतियों को। जो शाखा भाई ने बात कही कि दासी अट्टम जब होने लगा, बाद में भारतनाट्यम हो गया और उसमें शास्त्रीयता जुड़ गई। कथकी कहे कथा जो कथकी हो गए, कथक हो गया, फिर घराने बनने लगे, यानी शास्त्र आ गया। इसी तरह गोटी पुआ, ये जो उड़ीसा में मंदिरों में किया जाता था, जगन्नाथ मंदिर के सामने इसको करने की परंपरा आज भी जीवित है। और इस नृत्य को धीरे धीरे जब इसमें बड़े विद्वान लोग जुड़े, खासतौर पर पंडित कीलुचरण महापात्रा जी, तो उन्होंने इसको ओडिसी बना दिया। बहुत सी कथाएं ऐसी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। अब अभी जगह मैंने नॉर्थ ईस्ट की बात की थी कि जो उनका अपना जो कथकी वाला रंग है, उसका जो कुचिपुड़ी उनका है। अब उसमें लाई हरोबा जो वहीं का एक डांस फॉर्म है, वो जब जुड़ जाता है तो वो अलग रंग में हो जाता है, उसको मणिपुरी रंग में रंग दिया जाता है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जो ये ढोल चोलम, पुंग चोलम है, इससे ही जब पखावज के रंगों पे चलने लगा तो क्षत्रिया जो अभी शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला में आया असम का, तो वो अलग रंग हो गया। बहुत से हैं। और जो क्लिक की बात की शाखा भाई, एक बात को मैं बिल्कुल इस बात का आपसे बिल्कुल मतलब तहे दिल से इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि एक ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है कक्सार। और ये बिल्कुल कोई बनी घटना नहीं है, या एंकर के तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि माहौल बनाने के लिए इसको। एक रिकॉर्डिंग हम लोग दिल्ली में कर रहे थे और मेरे मतलब उस्ताद कह लीजिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई जैसे रवि नागर भी थे उसमें। तो कक्सार की रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे, तो सारे फोक के कलाकार थे, उनको हिंदी तक नहीं आती। और ये यकीन मानिए कि जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो क्लिक होती है, उनका संग बाकायदा क्लिक पर आता था। उनके साथ हम लोग जिन कलाकारों को जोड़ रहे थे वो क्लिक पे अलग हो रहे थे, जबकि शास्त्रीय सीखे हुए कलाकार थे। ये राजेंद्र प्रसन्ना वगैरह सारे थे उसमें, लेकिन उनका क्लिक नहीं छोड़ता था। इसी तरह मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारा बंगाल हो, चाहे बंगाल का वो नृत्य हम भूल नहीं सकते जो अपना ये है, जो उनका छाऊ, जिसमें वो बड़े बड़े मुखौटे लगा के करते हैं। आज भी उनका जो वो रस वो पैदा करते हैं अपनी कथाओं में, जब महिषासुर मर्दनी वगैरह करते हैं, वो रंग मैंने देखा कि इतने शास्त्रीय नृत्य देख डाले, लेकिन वो रंग और बिल्कुल उल्लास में करते हैं सब। किस्से बहुत से हैं, बहुत से रंग हैं, और इन्हीं कुछ रंगों के साथ जो मूल है इन रंगों का, उससे हम परिचित होंगे भी। लेकिन जैसा कहा जाता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले
और ख़ास तौर पर जो लोक विधा में तो ये परंपरा ही है कि सबसे पहले हम देवता को पूज लेते हैं, क्योंकि इसीलिए दीप शायद जलाया जाता है कि उस जगह के कुल देवता का, ग्राम देवता का, सबका आवाहन हो जाए, वो बैठ जाए, उसके बाद व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम शुरू हो। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम गणेश वंदना के साथ कर रहे हैं और इसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे विकास। विकास रेलवे में काम करते हैं, कथक भी सीखते हैं और बिल्कुल युवा हैं और नए रंग से इन्होंने भी कथक को गढ़ने की कोशिश की है और आज लोक रंग में जोड़ते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत वो कर रहे हैं गणेश वंदना से। विकास।
गाइए गणपति सुबह शाम। गणपति का अवतरण इस धरती पर, इस मंच पर हो चुका है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां कौरव पांडव की कथाएं भी हैं, तो लोक रंग में जहां पर धमाल भी है, जहां पर बमरसिया भी है लोक विधान में, और जहां पर जंगम भी है। ये जो कैलाश खेर को आपने अक्सर सुना होगा गाते हुए कि बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लहरी, इस गाने को अक्सर आपने सुना होगा कैलाश खेर को गाते हुए। ये दरअसल हरियाणा का जंगम है, और इस जंगम के साथ जैसे मैंने पहले कहा कि कथाओं को कहने की परंपरा गायन शैली में बहुत रही है, लोक गायन में। तो इसमें शिव की कथाएं कही जाती हैं। एक दिन शिव और पार्वती में संवाद हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उसी के साथ साथ उन्हीं लोक नृत्यों के साथ साथ हरियाणा में एक बहुत खास नृत्य है जो ब्रज के क्षेत्र में भी पाया जाता है, राजस्थान में भी वो मिलता है, गुजराती रंग में भी मिलता है, और हरियाणा में भी मिलता है, और वो है घूमर। तो घूमर के साथ हरियाणवी रंग में एक बार हम लोग घूमते हैं।
नंदी के वीरा के लिए आई क्या? किसी जिसने हंसा तो खुल के हंस लीजिए एक बार, अगर मन हो तो हंस लीजिए, नहीं तो फिर तालियां बजा लीजिए। दरअसल हरियाणा का जब धमाल होता है तो उसमें रंग कुछ ऐसे ही आ जाता है। और उस धमाल में खास बात ये होती है कि एक बोली उसमें कही जाती है कि फागुन आया रंग भरा होतिया, रंग धरा हो लिया लला। ये अक्सर जुमला यूज होता है धमाल में। लेकिन रंग, होली, फाग, खासतौर पर एक त्योहार ये ऐसा है होली कि जिसे राम भी खेलते हैं, जिसे कृष्ण भी खेलते हैं। कहीं पे पोंगल के रूप में होता है तो पंजाब में होला महल्ला के रूप में होता है। एक ऐसा त्यौहार है जो बरसाने में भी उतने उल्लास से खेला जाता है तो अवध में भी खेला जाता है। उसको चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी खेलते हैं तो राधा और कृष्ण भी खेलते हैं। एक ऐसा त्यौहार जिसके साथ साथ हमेशा रंग और हमेशा उल्लास, हमेशा खुशी जोड़ दी गई। लेकिन होली की खास बात यह है कि होली पर्व हम उल्लास से मनाते हैं कब? जब एक किसी की मृत्यु होती है और एक आदमी जन्म उससे लेता है। होलिका की मृत्यु होती है और प्रहलाद जन्म एक तरह से लेता है नया। तो ये एक ऐसा त्यौहार इसीलिए खास बन जाता है कि जहां पर सुख और दुख का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है इस जगह पर कि वो पर्व एक दिन पहले दुख के पर्व के साथ शुरू होता है, एक दुखांत होता है और उसके दूसरे दिन उसमें उल्लास होता है। क्यों? प्रहलाद सही भक्त सामने खड़ा हो जाता है। चौथे अवतार से जुड़ा हुआ ये पर्व भगवान विष्णु के, साथ ही साथ जैसा मैंने पहले कहा कि रंगों का त्योहार अलग छटा बिखेरता हुआ हर एक को इंतजार उस होली का। किसी विरहन के दिल में होली कुछ और असर करती है, किसी गोरी के दिल में कुछ और असर करती है। जो दूर है उसको होली किसी और तरह से लगती है, जो पास है उसकी होली कुछ और होती है। तो होली के रंग के साथ में होली एक बार खेल लेते हैं सावन के मौसम में। ये मान लीजिए आषाढ़ अभी लगा है, बस सावन बगल में है, पानी गिरेगा सावन का या आषाढ़ में शुरुआत होगी, लेकिन होली के रंग की तरफ शायद इंगित करेगा हमको। बिना रंग का पानी कहीं न कहीं रंगीन हो जाएगा जब होली खेली जाएगी।
जोड़ी ने नाचा, लेकिन मुझे लगता है जवान आदमी यहाँ बहुत कम है। हाँ, वाली लाइट मुझे दिखाई नहीं रहा है। अब लगा कुछ जवान लोग हैं, लेकिन ये केवल जवानों पर नहीं है, इसमें बुजुर्ग बकायदा शामिल हो सकते हैं। चाचा जी आप भी शामिल हो सकते हैं। एक बार उनके साथ चाचा जी बता दीजिए। अक्सर बात ये होती है कि हमारा प्रदेश महान है, हमारा प्रदेश महान है, हमारा प्रदेश महान है, लेकिन महानता हर प्रदेश की अपनी होती है। अवध के पास अगर साहित्य का, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को इस बात का दम्भ है कि हमारे पास साहित्य का, हिंदी साहित्य का भंडार है, तो बंगाल को इस बात का दम्भ है कि संगीत हमारे पास है। मध्य प्रदेश इस बात पर बड़ा दम्भ रखता है कि लोक कलाओं का घर मुझे कहा जाता है। तो पंजाब ये कहता है कि जो टीप की, जो सूफियाना गायकी हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। राजस्थान को इस बात का बड़ा दम्भ है कि जो गायकी की शुद्ध परंपरा और जो जिसको कहते हैं शुद्ध वाद्यों की परंपरा, सारंगी की परंपरा हमारे पास है, वो बाकी किसी प्रदेश के पास नहीं है। तो महाराष्ट्र इस बात को कहता है कि हमारे पास जिसको कहते हैं शौर्य नृत्यों की बड़ी तगड़ी श्रृंखला है, लेकिन इस समय शौर्य नृत्यों की बात नहीं, उस नृत्य की बात कर रहे हैं हम, जो नृत्य जिसको पेशवाओं ने बड़ा अपने दरबार में देखा, बहुत आनंद लिया उसका, जो आम आदमी में भी रही, खास आदमी में भी रही, जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि अप्सरा आली है, यानी कि जो लावणी की नर्तकी है, जब आती थी तो उसको अप्सरा मानकर उसका स्वागत किया जाता था। बहुत से गीत, बहुत से नाटक उस लावणी शैली में लिखे गए, गढ़े गए, फिल्मों में भी उसका उपयोग हुआ, और अब आपके सामने एक लावणी का अपने दिल को
से हुई है लगन तेरी, तेरी सजन का साजन है वो पार ब्रह्म अविनाशी। एक से तेरा प्यार हुआ है, एक की तू है दासी। अच्छा लगा ये? चलिए फिर लौट आते हैं 1420 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो हम लोग एकदम से चले गए थे महाराष्ट्र में, वापस आ जाते हैं और तकरीबन उस दूरी पर पहुंचते हैं जो तकरीबन शायद अनुमान है मेरा कि ब्रज का इलाका महाराष्ट्र से तकरीबन 900-950 किलोमीटर का अंतर है उसमें ब्रज की तरफ। ब्रज एक वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश में भी लगता है, हरियाणा में भी उसका रंग है, हरियाणा का भी इलाका कुछ मिलता है उससे, और राजस्थान का भी थोड़ा सा है, और एक खासतौर पर एक इलाका कहा जाता है मेवात। तो वो मेवात इन तीनों इलाकों को जोड़ता है। लेकिन ब्रज के पास वैसे तो लोक कलाओं का बहुत घर है, लेकिन ब्रज जाना कभी कान्हा के नाम से भी जाता है, सूर्य के नाम से भी जाता है, जहां पर तलाश, जहां पर स्तुति ईश्वर की मित्र की तरह की गई है कि गोपियां शिकायत भी कर रही हैं उसी ब्रज में, तो जहां पर कंस का वध भी उनका वेल्लौर जो कृष्ण का है वो भी प्रकट होता है। ब्रज के इलाके में अगर लोक रंगों की बात करें तो भपंग एक वाद्य होता है, उसका बड़ा प्रयोग है। लंक रंग चढ़िया एक गायकी होती है, उसका बड़ा प्रयोग है। तो ब्रज के रंग के साथ थोड़ा डूबते हैं, फिर आगे का सफर तय करते हैं।